जीएसटी की दरें 4 से लेकर 5%, 12%, 18% और 28%। जीएसटी से पहले वैट आया था, तो वैट के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। वैल्यू एडेड टैक्स, इसकी सिफारिश किसने की थी? चुलैया समिति ने की थी 1991 में। इसका शुभारंभ क्या हुआ था? 1 अप्रैल 2005 को हुआ था। वैट को लागू करने वाला प्रथम राज्य हरियाणा था, 1 अप्रैल 2003 से इसने लागू किया था। लागू करने वाला अंतिम राज्य यूपी था, 1 जनवरी 2008 को लागू किया था। और ये कैसा था? अप्रत्यक्ष कर था। और जीएसटी कैसे कर का प्रकार है? वो भी अप्रत्यक्ष कर का प्रकार है। अब आरबीआई की नियंत्रण की विधियां। आरबीआई किन माध्यमों से बाजार पर नियंत्रण रखती है, महंगाई पर नियंत्रण रखती है? तो पहला है एसएलआर, वैधानिक तरलता अनुपात। बैंकों को अपने जमा का एक निश्चित भाग सदैव अपने पास जमा कोष के रूप में रखना पड़ता है, इसे एसएलआर कहते हैं। ये क्यों रखना पड़ता है? जिससे कि अचानक से अगर बैंक में मांग बढ़ जाए कैश की, तो उनके पास एक रिजर्व कोष रहता है। बैंक दर, वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई अन्य बैंकों को दीर्घकालीन ऋण देता है। रेपो दर, वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई अन्य बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता है, उसे रेपो दर कहते हैं। रेपो दर और बैंक दर में क्या अंतर है? रेपो दर अल्पकालीन है और बैंक दर दीर्घकालीन है। इस डिफरेंस को याद रखना, वरना पेपर में गड़बड़ कर सकते हो। रिवर्स रेपो रेट क्या होती है? वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई अन्य बैंकों से अल्पकालीन ऋण लेता है। देखो, रेपो दर में ऋण देता है, जबकि रिवर्स रेपो में बैंक जो आरबीआई है वो बैंकों से लेता है। क्यों लेता है? जिससे बैंकों के पास पैसा कम हो जाए तो वो बाजार में ज्यादा ऋण ना दें, जिससे मुद्रास्फीति ना बढ़े। सीआरआर क्या होता है? नकद आरक्षी अनुपात। बैंकों को अपने कुल जमा का एक निश्चित भाग आरबीआई के पास नकद जमा रखना पड़ता है, उसे सीआरआर कहते हैं। एसएलआर में क्या था? एसएलआर में बैंक को एक निश्चित प्रतिशत, लगभग 18% अपने पास रखना होता है, जिसे एसएलआर कहते हैं। और सीआरआर में ये लगभग 4% होता है, जो कि बैंक के पास रखना पड़ता है उसको, जो कि आरबीआई के पास रखना पड़ता है उसको सीआरआर कहते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। बैंक की कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। भारत में स्थापित प्रथम बैंक कौन सा था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कब स्थापित हुआ था? 1770 में, कोलकाता में। प्रेसिडेंसी बैंक, बैंक ऑफ बंगाल 1806 में, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में, बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। वर्ष 1921 में तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। कौन कौन से? बैंक ऑफ बंगाल 1806, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 और बैंक ऑफ मद्रास 1843। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया कब? 1 जुलाई 1955 को। इसका नया नाम क्या है? एसबीआई। भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक कौन सा था? अवध कॉमर्शियल बैंक। कब स्थापित हुआ? 1881 में। पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक था पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1894 में। भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ते हैं। इसकी स्थापना की सिफारिश किसने की थी? हिल्टन यंग समिति ने की थी। किसकी स्थापना की सिफारिश? आरबीआई की। यह भारत का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई अधिनियम 1934 द्वारा। इसका मुख्यालय मुंबई में है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 यानी 1949 को किया गया। म्यांमार बर्मा के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया कब तक? मार्च 1947 तक। पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य कब तक किया था आरबीआई ने? 30 जून 1948 तक। प्रथम गवर्नर कौन था आरबीआई का? ओसबर्न स्मिथ। प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे आरबीआई के? तो सीडी देशमुख। बैंकों का राष्ट्रीयकरण प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुआ था पहली बार, 19 जुलाई 1969 को। 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। दूसरी बार 15 अप्रैल 1980 को 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। बंधन बैंक की स्थापना वर्ष 2001 में की गई। मुख्यालय कोलकाता में है। भारतीय महिला बैंक की स्थापना 14 नवंबर 2013 को की गई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। एसबीआई में विलय 1 अप्रैल 2017 को किया गया। किसका? भारतीय महिला बैंक का।
बैंकों का विलय। वर्ष 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया गया। 1 अप्रैल 2017 को एसबीआई में कौन कौन से बैंकों का विलय किया गया? स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर का पहला और भारतीय महिला बैंक, इन सब का विलय किसमें कर दिया गया? एसबीआई में। और 1 अप्रैल 2019 को विजय बैंक और देना बैंक का विलय कर दिया गया बैंक ऑफ बड़ौदा में। 1 अप्रैल 2020 को ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पीएनबी में कर दिया गया। सिंडिकेट का विलय कैनरा में कर दिया गया। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में कर दिया गया। आंध्रा बैंक का विलय और कॉर्पोरेशन बैंक का विलय यूनियन ऑफ इंडिया बैंक में कर दिया गया। वर्तमान में सार्वजनिक बैंकों की कुल संख्या कितनी है? 12। भारत का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई। भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक एचडीएफसी। क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला पहला भारतीय बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। म्यूचुअल फंड शुरू करने वाला पहला भारतीय बैंक तो एसबीआई। विदेश लंदन में शाखा खोलने वाला पहला भारतीय बैंक बैंक ऑफ इंडिया। अब बैंक और उनकी स्थापना के कुछ वर्ष। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। एसबीआई की 1 जुलाई 1955 को। पीएनबी की 1894 को। बैंक ऑफ बड़ौदा की 20 जुलाई 1908 को। इंडियन बैंक 1907, यूको बैंक 1943, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 1919। नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को। ये बार बार पूछा जाता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी की स्थापना 2 अक्टूबर 1975। ये भी जरूरी है क्योंकि ये आरआरबी के बारे में भी बार बार पूछते रहते हैं। अगला है बजट। बजट के बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले कुछ और बैंकों के लिए पढ़ लेते हैं। एक्सिम बैंक आयात निर्यात बैंक की स्थापना 1982 में। राष्ट्रीय आवास बैंक 9 जुलाई 1988। आईसीआईसीआई इंडस्ट्रियल क्रेडिट एवं इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1994 को। और एचडीएफसी बैंक की स्थापना 1994 को। एचडीएफसी क्या है? भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक। एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 को। राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति में कुछ घटक होते हैं। राजकोषीय घाटा क्या होता है? कुल राजस्व प्राप्तियां प्लस कुल गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां माइनस कुल व्यय। प्राथमिक घाटा क्या होता है? राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगी को उठा देते हैं तो प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है। राजस्व घाटा कुल राजस्व व्यय माइनस कुल राजस्व आय, तो उसमें से राजस्व घाटा हो जाता है। प्रभावी राजस्व घाटा राजस्व घाटा में से राज्यों को दिया गया विकास अनुदान घटाने पर प्रभावी राजस्व घाटा प्राप्त होता है। बजटीय घाटा कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियों को क्या कहते हैं? बजटीय घाटा कहते हैं। अब बजट। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है बजट के? आय व्यय के विस्तृत विवरण को बजट कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। बजट का निर्माण वित्त मंत्रालय अन्य मंत्रालयों, नीति आयोग व कैग की सहायता से करता है। मेन कौन सा मंत्रालय? वित्त मंत्रालय। बजट वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। बजट पेश करने के 75 दिन के अंदर बजट को पारित करना होना आवश्यक है। भारत का पहला बजट वित्त अर्थशास्त्री जेम्स विल्सन ने वर्ष 1860 में प्रस्तुत किया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को तत्कालीन वित्त मंत्री आर के षणमुखम चेट्टी ने पेश किया था। अब तक सर्वाधिक 10 बार मोरारजी देसाई ने बजट पेश किया है। एकवर्ष समिति की सिफारिश पर 1924 में आम बजट और रेल बजट को अलग अलग पेश की परंपरा शुरू हुई, लेकिन 1 फरवरी 2017 से आम बजट और रेल बजट को एक साथ पुनः शुरू करना पेश कर दिया गया। 1924 में अलग किया गया था आम बजट और रेल बजट को, लेकिन 1 अप्रैल 2017 से फिर से एक साथ कर दिया। अब अगला टॉपिक है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति क्या होती है? वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में निरंतर होने वाली वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति की स्थिति में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि बढ़ती है और मुद्रा का मूल्य क्या होने लगता है? कम होने लगता है। मतलब पहले कोई चीज 10 रुपए की आ रही थी, अब वो 100 रुपए की आ रही है, तो मुद्रा का मूल्य क्या हो गया? कम हो गया। मुद्रास्फीति के मापन का आधार। 2 आधार हैं, थोक मूल्य सूचकांक होलसेल प्राइस इंडेक्स और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। आरबीआई किसका यूज करता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई का। थोक मूल्य सूचकांक
यह सूचकांक वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार प्रोत्साहन विभाग DPIIT के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। वर्तमान में इसका गणना वर्ष क्या है? 2011-12 कब से स्टार्ट हुआ है? मई 2017 से स्टार्ट हुआ है। पहले 2004-5 था थोक मूल्य सूचकांक का गणना वर्ष। इसमें कुल 697 वस्तुओं की कीमतों को शामिल किया जाता है। प्राथमिक वस्तुएं 117 हैं, ईंधन और ऊर्जा 16 वस्तुएं, विनिर्माण उत्पाद 564 वस्तुएं शामिल हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, यह सूचकांक सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय मॉस्पी के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा जारी किया जाता है। इसकी गणना वस्तुओं की खुदरा कीमतों के आधार पर की जाती है। इसमें वस्तुओं के साथ साथ मनोरंजन, स्वास्थ्य, परिवहन, संचार आदि सेवाओं को भी शामिल किया जाता है। इसकी गणना के लिए 3 अलग अलग सूचकांक बनाए गए हैं: CPI-R रूरल, CPI-U अर्बन, CPI-C कंबाइंड। नया उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI फरवरी 2011 में जारी किया गया, जिसमें वर्ष 2012 को आधार वर्ष बनाया गया है। औद्योगिक श्रमिक, इंडस्ट्रियल वर्कर, कृषि श्रमिक, एग्रीकल्चर लेबर और ग्रामीण श्रमिक रूरल लेबर के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक श्रम ब्यूरो द्वारा जारी किया जाता है। श्रम ब्यूरो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। भारत में मुद्रास्फीति का मापन थोक मूल्य सूचकांक WPI के आधार पर किया जाता है। विकसित देशों में मुद्रास्फीति का मापन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है। भारत में WPI के आधार पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का मापन किया जाता है, जबकि विदेशों में CPI के आधार पर किया जाता है। अब गरीबी एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने पास उपलब्ध संसाधनों से अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं कर पाता। इन न्यूनतम आवश्यकताओं में भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी न्यूनतम मानवीय आवश्यकताओं को शामिल किया गया है। गरीबी का अनुमान कौन लगाता? भारत में NSSO के परिवार उपभोग व्यय के सर्वे के आधार पर लगाया जाता है। योजना आयोग अब नीति आयोग द्वारा व्यय स्तर शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 2100 कैलोरी प्रतिदिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रतिदिन गरीबी रेखा का निर्धारित करते हैं। अलग समिति, इस समितियों को याद रखना, अलग समिति ने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया है। नगरीय क्षेत्रों में BPL परिवारों की पहचान हेतु हाशिम समिति गठित की गई थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 2012 में प्रस्तुत की। सुरेश तेंदुलकर समिति 2005 ने न्यूनतम आवश्यकताओं की टोकरी का विचार दिया। तेंदुलकर समिति 2011-12 के अनुसार 2011-12 में भारत का गरीबी स्तर 21.9% थी। श्री रंगराजन समिति 2012 के अनुसार 2011-12 में भारत में 29.5% लोग गरीब थे। गरीब की संस्कृति का विचार ऑस्कर लुईस द्वारा दिया गया है। आय की विषमता का मापन लॉरेंज वक्र द्वारा किया जाता है। निर्धनता के दुष्चक्र की अवधारणा का प्रतिपादन रेगनर नर्क्से ने 1953 में अपनी पुस्तक प्रॉब्लम्स ऑफ द कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में प्रकाशित